हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप सो आप सभी ने मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा कि जो कि हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़े थे। वैसे ही आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए अब हम लोग जानते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर 2 जियोग्राफी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाम से ही हमारे चैप्टर में जो कुछ भी हमें पता चलता है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया मतलब भारत की भौतिक विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, भारत की भौतिक विशेषताएं। अब बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग कि जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को जिया जाता है। जीने का मतलब ये नहीं कि उसको जिएंगे, मतलब जीने का मतलब आपने आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो अधिकतर हमें जियोग्राफी से रिलेटेड ही मिलेंगी। आप क्या करिए, आप उसको रिलेट करिए चीज़ों से। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इस चैप्टर में मैप के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हालांकि ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो मैप के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैप के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको बहुत से प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैप के बारे में जानिए। और ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से जो क्लास 9th की ज्योग्राफी होती है, यहीं से हमारा वैसे बेस तो ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब चलिए अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले थे? हाँ, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसको हम लोग इंट्रोडक्शंस वीडियो के साथ शुरू करेंगे। ओके, नाउ इंट्रोडक्शंस। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms। आपने पहले ही पढ़ा होगा, भारत बहुत विशाल देश है जिसके अनेक ज़मीन हमें देखने को अलग अलग रूप में मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव्स, आप किस प्रकार के ज़मीन में रह रहे हैं। इफ़ यू लाइव इन प्लेन, क्या आप समतल भाग में रह रहे हैं, तो आप यू आर फैमिलियर विथ द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड्स, तो आप वहाँ के प्लेन लैंड के बारे में जानते होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली एरियाज, इसके बजाय अगर आप कोई मतलब पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, द रग्ड टेरेन विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर, जहाँ पे हम लोग को ऊबड़ खाबड़ जगह हो गई और हम लोग को कुछ पहाड़ों जैसे ये सब साधारण चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट इस जानकारी के अलावा और कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेट्यू एंड आइसलैंड्स। हमारे पूरे संसार में जो हमारा भारत देश है वो कुछ लैंड फॉर्म्स हैं, कुछ इन फॉर्म में है। किन फॉर्म में है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। द माउंटेन्स हो गया, मतलब जैसे मतलब पहाड़ों के फॉर्म में है। प्लेन्स हो गया, मतलब समतल भाग में हो गया। डिजर्ट्स हो गया, और उसके बाद प्लेट्यू हो गए, और आइसलैंड्स हो गया। द लैंड्स ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। भारत की जो ज़मीनें हैं उसमें हम लोग को बहुत ही भौतिक अलगाव देखने को मिलेगा। भौगोलिक रूप से जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। जियोलॉजिकली रूप से हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बहुत ही मतलब पुराने समय से ही अर्थ सरफेस पे लाई करता है। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड ब्लॉक्स, जो कि हमारे जो लैंड होता है उसका मोस्ट स्टेबल एंड ब्लॉक को भी सपोर्ट करता है। द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म, जिसमें हमारा जो हिमालय है और जो नॉर्थर्न प्लेन्स है इसमें बहुत ही जल्द में हम लोग यहाँ पे रहना अधिक से अधिक सर्वाइव करना स्टार्ट किए हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, मतलब हम लोग अगर जियोलॉजी के पॉइंट से देखें, द हिमालयस माउंटेन फॉर्म अनस्टेबल जोन्स। हिमालय पे हम लोग को रहना जैसे मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं होता कि वहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। द वोल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट अ यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो पूरा हमारा माउंटेन्स है, जो पूरा हमारा माउंटेन का सिस्टम है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे
गहरी घाटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ तेज़ नदी बहती हैं उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और कुछ इसकी ऊंचाई भी बहुत हद तक होती हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूबल डिपॉजिट, जो कि नॉर्थर्न प्लेन हमारा होता है वो एल्यूबल डिपॉजिट होता है। एल्यूबल डिपॉजिट से अब आप लोग समझेंगे, सोचेंगे कि एल्यूबल डिपॉजिट होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एल्यूबल्स डिपॉजिट्स को हम लोग एल्यूबल सॉइल से पढ़ सकते हैं। जैसे एल्यूबल डिपॉजिट होता क्या है, जब नदियाँ जैसे हिमालय से निकलती हैं तो जो उन नदियों के साथ हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है। जब नदियाँ बहती हैं तो उसको अपने बगल बगल छोड़ती जाती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। उसी जो सॉइल नदियों के द्वारा छोड़ा जाता है उसी को हम लोग एल्यूबल डिपॉजिट्स बोलते हैं। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि एल्यूबल डिपॉजिट होता क्या है। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। जो पेनिनसुला प्लेट्यू होता है वो किससे बना होता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है, विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली, जो कि बहुत ही हिल्स को बढ़ाने में मतलब मदद करती हैं और वैलीज को वाइड करती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि प्लेट्यू होता क्या है। प्लेट्यू को हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्लेट्यू पहले आइए जान लेते हैं कि प्लेट्यू बनता कैसे है। प्लेट्यू मतलब मोस्टली हम लोग बनता है जानते हैं कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि क्लास 6 और 7 में है। अब कई बच्चों ने उसे पढ़ा होगा ना पढ़ा होगा, हमें जैसे मतलब हमें तो लगता है आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। जैसे हम लोग वोल्केनो इरप्शन सुने होंगे, बहुत से बच्चे सुने होंगे। हमारे इंडिया में एक वोल्केनो इरप्शन वही छोटा मोटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, अदरवाइज़ हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, मतलब इंडिया के कोई स्टेट में भी नहीं पाया जाता। वोल्केनो इरप्शन से क्या होता है, जब आप देखेंगे कि जब वोल्केनो इरप्शन से मैग्मा निकलता है, मैग्मा क्या होता है, जब उसको लावा होता है, रेड रेड लावा आप लोग देखेंगे जब उससे निकलता है, जब वो ठंडा होता है तो उसी से इग्नियस रॉक बनता है। अब इग्नियस रॉक पे जब कई सालों बाद इग्नियस रॉक पे और कई दूसरे रॉक मतलब दूसरे रॉक का प्रेशर होता है तो वो मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में फिर चेंज हो जाता है, जो कि बाद में सेडिमेंट्री रॉक के भी रूप में ऐसे ही चेंज होता है। तो उसी से हम लोग प्लेट्यू का कुछ समय बाद गठन हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार हैं। द हिमालयाज माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यूज, द इंडियन डिजर्ट्स एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स। आप लोग सोचेंगे कि द हिमालयाज माउंटेन, हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक है। हम लोग ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा शॉर्ट में आप लोग सुन लीजिए। द हिमालयाज माउंटेन, हिमालयाज माउंटेन क्या हो गया, जैसे कि हिमालय माउंटेन हम लोग देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद हल्का फुल्का क्षेत्र बिहार, और जो कि यहाँ से हम लोग देखेंगे हिमालयस माउंटेन होता है। उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन स्टेट आएंगे, आप अगर मैप में देखेंगे तो नॉर्थर्न प्लेन्स में जैसे हमारे उत्तर प्रदेश हो गया और हल्का फुल्का बिहार का भी क्षेत्र हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू आपको बताना, एक प्लेट्यू मतलब टेबल टॉप, मतलब क्या होता है ना कि एक माउंटेन रहेगा, वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो पहले स्ट्रेट तो रहेगा, उसके बाद क्या होगा टेबल की तरह हो जाएगा ऊपर चल के, उसी को हम लोग प्लेट्यू के रूप में बोलते हैं। अब प्लेट्यू हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, प्लेट्यू मोस्टली हम लोग को ये वेस्ट वाले साइड में देखने को मिलेगा, जैसे हो गया महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका होगा, इस स्टेट में हम लोग को प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा। अब द इंडियन डिज़र्ट, आप लोग तो बच्चों जानते होंगे कि इंडियन डिज़र्ट कहाँ मिलता है। हम लोग मैं अच्छे से पता है कि आप लोग इस बारे में ज़रूर जानेंगे, क्योंकि ये तो मोस्टली कॉमन ही होता है, बट आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इंडियन डिज़र्ट्स हम लोग देखने को कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, द कोस्टल प्लेन। अब बात करते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन क्या होता है, कोस्टल प्लेन मतलब जो समुद्र के किनारे हमारे कुछ स्टेट हैं। अब वो कौन कौन से स्टेट हैं हम बता देते हैं आप लोग को ऐसे, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये सब हमारे कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि क्या है ना कि कोस्टल प्लेन है। और दो आइसलैंड्स, अब बच्चे क्या आइसलैंड में बहुत कंफ्यूजन होता है उन्हें, वो सोचते हैं कि हमारा भारत में अब तक ही हमारा इंडिया है, जो कि ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश के अलावा दो हमारे मेजर
आइसलैंड्स हैं, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में भी हल्का फुल्का पढ़े थे, बट आप उतना डिटेल में नहीं जान पाए थे। आपके लिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में लाए हैं। आइसलैंड्स क्या होता है? आइसलैंड्स, भारत के 2 आइसलैंड्स मेन है। एक होता है लक्षद्वीप आइसलैंड्स और एक दूसरा क्या होता है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वेस्ट में, किसके मतलब कौन से सी के साथ लाई करता है? वो होता है अरेबियन सी। और जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल के साथ लाई करता है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में द हिमालय से फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का शुरू करते हैं। ओके, द हिमालयाज माउंटेन। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड्स माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। द हिमालय, जो हिमालय पर्वत है वो भौगोलिक रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत के रूप में भारत के उत्तरी दिशा में फैला हुआ है। दिस माउंटेन्स रेंजेस रन इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये जो माउंटेन है वो इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ईस्ट से लेकर वेस्ट में रन करती हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट्स द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा ये जो हिमालय है वो सबसे ऊंचा और ऊबड़ खाबड़ रूप में हमारे कंट्री को वर्ल्ड से अलग करता है, मतलब एक बैरियर का काम करता है। दे फॉर्म एन आर्क, वो आर्क का भी फॉर्म करते हैं, विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो कि पूरा डिस्टेंस लगभग 2004 मीटर कवर हमारे करते हैं ये हिमालयाज। दियर वेट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, जिनका कश्मीर में वेट कितना है 100, और जिनका कश्मीर में वेट है 400 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना है 150 किलोमीटर्स। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाल्फ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाल्फ। जो ऊंचाई वाला, मतलब जो ऊंचाई वाला अलगाव है, जिस मतलब हम कहीं पे देखेंगे बहुत ऊंचा है, बहुत फिर कहीं पे देखेंगे बहुत ही नीचे हिमालय है, वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्टर्न हाल्फ में देखने को मिलेगा, और कुछ हमको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न हाल्फ में भी देखने को हम लोग को मिल जाएगा। द हिमालय कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय अपने पास अपने पैरेलल में 3 रेंजेस रखती हैं। रेंज मतलब श्रेणी होता है। इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के रूप में। द नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दिस रेंज, यहाँ इस श्रेणी में बहुत सारी घाटियाँ लाई करती हैं। द नॉर्थर्स मोस्ट रेंजेस इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमंद्री। जो हमारी नॉर्थर्स श्रेणी होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालयाज के भी नाम से जानते हैं, और हम लोग इसको हिमांद्री भी कह सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कॉन्सिस्टेंस ऑफ द लोफीएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट 600 किलोमीटर्स। ये जो है बहुत ही लगातार मिलकर बनने वाली सबसे ऊंचाई की माउंटेन है, जिसकी हाइट लगभग 6000 मीटर है। इट कॉन्टेन आल प्रोमिनेंट हिमालयाज माउंटेन। इट कॉन्टेन्स आल प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक, जिसमें लगभग सभी प्रमुख हिमालय पिक्स आ जाते हैं। ओके, आई होप सो अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे देखेंगे तो हम लोग को सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज के टेबल के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे सबसे ऊंचा पिक्स किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। और वो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, और उसका हाइट नियर अबाउट 8848। ऐसे ही हम लोग को कुछ दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जरूर से। और उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे ये जो मैप है, मैप में देखेंगे तो आप लोग को बहुत चीज़ दिखेगा, जैसे कौन ग्रीनविच कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब भी देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर एस्टिमेट्रिकल इन नेचर्स। जो ग्रेटर हिमालय का फोल्ड्स होता है वो एस्टिमेट्रिकल्स नेचर में हम लोग को देखने को। अब आप लोग सोचेंगे एस्मेट्रिकल क्या होता है? एस्पेट्रिकल मतलब होता है विषम, मतलब द फोल्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर एस्टिमिकल इन नेचर। जो ग्रेटर हिमालय की फोल्ड्स होती हैं वो विषम के रूप में हमारे प्रकृति में हमें देखने को मिलता है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट। हिमालय के जो कोर वाले पार्ट होते हैं, कोर मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब जो किनारे वाले पार्ट होते हैं, या फिर जो सबसे नीचे वाले पार्ट होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक टाइप का पत्थर ही है जो कि हिमालय
जो कि हिमालय के बनने में मदद करता है। इट इज़ द पेरिनियली स्नो बाउंड्स, जो कि निरंतर बर्फ से ढका होता है। आप लोग देखेंगे कि हिमालयाज़ का जो है मोस्टली पार्ट जो है बर्फ से ढका होता है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज, और हमें वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमंद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल्स। ये जो रेंज होती हैं वो कहाँ पे लाई करती हैं? साउथ के हिमाद्री में, जो कि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ माउंटेन का मतलब बहुत ही ऊबड़ खाबड़ माउंटेन को बनाती हैं। इसको हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालय के भी नाम से जानते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। ये जो रेंज होती है वो किससे बनी होती है? वो बहुत ही मतलब कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, मतलब बहुत ही दबे हुए पत्थर से और बदल पत्थर से बनी होती हैं। द एल्टीट्यूडनल वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज वेट इज ऑफ 15 किलोमीटर्स। इतना होता है, जैसे मतलब द एल्टीट्यूडनल वेरीज मतलब जो सबसे ऊंचाई वाला भाग होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 3700 से लेके 4500 मीटर तक भी हो सकता है, और उसका वेट कितना होता है? लगभग 50 किलोमीटर होता है। जबकि पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, जिसमें पीर पंजाल रेंज होता है जो कि बहुत ही फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही लंबा और ज़रूरी रेंज के रूप में कहलाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे हिसाब से जानते होंगे कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंसेस तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो हम बताते हैं कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में होता क्या है। लॉन्गेस्ट में क्या होता है ना, एक लॉन्गेस्ट होता है जो कि लार्जेस्ट, एक लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, लार्जेस्ट मतलब लंबा तो होता है उसके साथ वैल्यू में होता है। जैसे हम लोग कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड, मतलब वो वहाँ पे एरिया के मामले में लार्जेस्ट है, उसको हम लोग इसलिए लार्जेस्ट बोलते हैं। और एक लॉन्गेस्ट होता है जो कि वहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू या फिर वेट नहीं देखते, डायरेक्ट उसको हम लोग मतलब उसकी वैल्यू को देख के हम लोग उसको लार्जेस्ट कहते हैं। ओके, एंड द धूलाधार एंड महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। इसमें से कुछ प्रमुख भी रेंजेस हैं, जिससे धौलाधार हो गया, महाभारत रेंजेस भी इसमें कुछ प्रमुख आ जाते हैं। दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। ये जो रेंज होती है वो क्या कंसिस्ट किए होती हैं? फेमस वैली मतलब वो घाटियाँ कश्मीर में होती हैं। द कांगरास एंड द कुलू वैली इन हिमाचल। कांगरास एंड कुलू वैली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। दिस रीजन इज़ वेल नोन एज फॉरेस्ट हिल स्टेशंस। इसी कारण के इस क्षेत्र को हम लोग हिल स्टेशंस बोलते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। हिमालय का जो आउटर मोस्ट रेंज होता है उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ वेट of 10 to 50 kilometers and have an altitudinal varying between 900 and 1100 meters. ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फिगर नंबर 2.2 में रिलीफ में ये आप लोग देखेंगे मैप दिया है। ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें आपको इस चैप्टर का है जैसे मतलब कहाँ माउंटेन क्षेत्र कहाँ है, डिक्कन प्लेट्यू क्षेत्र कहाँ है, और उसके बाद इंडियन डेजर्ट कहाँ है, आइसलैंड्स कहाँ हैं, और कोस्टल प्लेन, इसमें आपको सब देखने को मिलेगा। अब आइए आप लोग को हम इस मैप के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये मैप में आप सबसे ऊपर देखेंगे जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में देखेंगे जो कि हमारा वो चॉकलेट कलर से मतलब है, उसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आएगा माउंटेनियस क्षेत्र। यहाँ पे क्या आएगा? माउंटेनियस क्षेत्र। और यहाँ पे अगर अगर हम लोग देखेंगे इसमें सब लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसके नीचे अगर हम आएंगे तो क्या लिखा है? नॉर्थर्न प्लेन, जहाँ पे उत्तर प्रदेश लाई करता है, दिल्ली लाई करता है, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थर्न प्लेन्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स आएगा, जहाँ पे राजस्थान होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नीचे आएंगे तो हमें लोग को देखने को मिलेगा जैसे महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में हम लोग को देखने को मिलेगा प्लेट्यू। डिक्कन प्लेट्यू के बाद को हो गया कि हम लोग को कोस्टल प्लेन कहाँ पड़ता है। कोस्टल प्लेन आप लोग देखेंगे तो एक लिखा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे गोवा पड़ते हैं और ये तमिलनाडु पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को मैप में दिखाया गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे आइसलैंड्स कहाँ पड़ते हैं, ये बहुत मतलब आप लोग जानने के लिए एक्साइटेड होंगे, हमें पता है। आइसलैंड्स ये देखिए कि मैप में देखेंगे तो आप लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स दिया है, ये बे ऑफ बंगाल में ईस्ट के साइड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक लक्षद्वीप आइलैंड दिया है, ये कहाँ दिया है? अरेबियन सी में देखें, देखने को आपको मिलेगा। वह भी हम लोग ये आप लोग तो ये भी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका
उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। सो these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas ranges located further north. ये रेंजेस किससे बनी होती हैं? अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। आप लोग सोचेंगे सेडिमेंट्स होता क्या है? सेडिमेंट्स जैसे आप लोग अगर देखेंगे रिवर जो अपने साथ आती है तो कुछ छोटे छोटे कण भी लाती है, जैसे हम आप लोग को बताए थे कि एल्यूवियल सॉइल, वैसे ही सेडिमेंट्स भी होता है जो कि रिवर के द्वारा लाया जाता है। और जानते हैं कि रिवर कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से। तो अब हिमालय भी हमारे भारत के नॉर्थ में लाई करता है। दिस वैली आर कवर्ड विथ थीक ग्रेवल एंड एलुवियम्स। ये जो घाटी होती है वो सबसे ज़्यादा किससे कवर होती है? थीक ग्रेवल और एलुवियम सॉइल से कवर हो की रहती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। जो सबसे लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं वो कहाँ लाई करती हैं? लेसर हिमालय में। एंड शिवालिक्स आर नोन एज डंस। शिवालिक को हम लोग ड्यून्स के नाम से भी जानते हैं, DUNES। अब शिवालिक के बारे में आप लोग को हम पीछे दिन बताए थे, आप लोग को शायद याद नहीं होता, फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। शिवालिक मतलब होता है क्या है? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक्स। मतलब हिमालय का जो बाहरी क्षेत्र होता है, बाहरी श्रेणी होता है, उसी को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। देहरादून, कोटली डून एंड पटली डून आर सम ऑफ वेल नोन डून्स। इस तरह के कुल हमारे डून्स हैं। अब आप लोग डून सुन के कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, डून और शिवालिक्स एक ही चीज़ है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, इस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अतिरिक्त, मतलब इसके बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय जो है डिवाइड किया गया है क्षेत्र में ईस्ट से लेके वेस्ट तक। दिस डिवीजन हैव बीन डिमैर्केटेड बाय रिवर्स वैली। ये जो डिवीजन है, सीमांकन है, वो रिवर वैलीज के द्वारा भी इसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे तो द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयास। हिमालय का जो कुछ हिस्सा है जो इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच मतलब रहता है, उसको हम लोग पंजाब हिमालय के भी नाम से जानते हैं। बट इज आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर। इस चीज़ को हम लोग क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उसको हम लोग कश्मीर भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टली, जो कि वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है। द पार्ट्स ऑफ हिमालय लाइंस बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊन हिमालय। जो हिमालय का जो पार्ट सतलज नदी और काली रिवर के बीच में लाई करता है उसको हम लोग कुमाऊन हिमालय के नाम से जानते हैं। द काली एंड द तिस्ता रिवर डिमैर्केट द नेपाल हिमालयास एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयास। जो काली और तिस्ता रिवर होता है वो नेपाल हिमालयास के मतलब आसपास होता है। एंड द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन, उसका जो आधा से ज़्यादा पार्ट होता है वो किस रिवर के बीच में लाई करता है? तिस्ता और दिहांग रिवर के। उसको हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। असम कहाँ पड़ता है? असम एकदम ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश जहाँ पड़ता है उसी के जस्ट नीचे ही हमारा असम पड़ता है। दे आर रीजनली नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि क्षेत्र के रूप में इनके नाम को भी बहुत ही मतलब विख्यात तरीके से रखा गया है। अब द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती हैं वो हिमालय के ईस्टर्न बाउंड्री में हिमालय के साथ हमें देखने को मिलेगी। बियॉन्ड दिस दिहांग जॉर्ज, अगर हम दिहांग जॉर्ज की बियॉन्ड देखें तो द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। हिमालय हमारा जो है एक बहुत ही हिमालयाज बेंड्स शार्पली टू द साउथ, मतलब हमारे हिमालय जो है साउथ में बहुत ही शार्पली बेंड हुआ है। एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो कि भारत के कुछ ईस्टर्न बाउंड्री में फैला हुआ है। दे आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालयाज एंड माउंटेन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? 2-3 नाम से जानते हैं, आप नाम सुन लीजिए। पूर्वांचल हो गया, ईस्टर्न हिल्स हो गया एंड माउंटेन्स हो गया। दिस हिल्स रनिंग्स थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। ये जो हिल होती हैं नॉर्थ ईस्टर्न में वो किससे बनी होती हैं? वो बहुत ही मजबूत सैंडस्टोन से बनी होती हैं। जैसे मतलब सैंडस्टोन हम लोग को बताए थे सेडिमेंट्री रॉक। अब आप लोग जानते होंगे कि इसमें वोल्केनिक इरप्शन का थोड़ा बहुत रोल है, जो कि कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। और ये जो पूरी होती हैं नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, हम लोग देखेंगे कि वो बहुत ही घने जंगल से भरा होता है। दे आर मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे
वैली घाटियाँ और ग्लेशियर्स एंड बहुत सारे रिवर नदी भी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या होता है कि सहायक नदी के रूप में भी हमें कई सारे नदी छोटे मोटे दिखेंगे। द पूर्वांचल कॉम्प्रोमाइजेस द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। पूर्वांचल अपने आसपास रखता है पटकाई हिल्स के रूप में, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। अब हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आके इस वीडियो के लेक्चर में। The Northern Plains. The Northern Plains has formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन्स मतलब जो समतल भाग है हमारी पृथ्वी का, वो तीन महत्वपूर्ण नदियों के सहयोग से बनता है और भी कुछ सहायक छोटी छोटी नदी हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे इंदस हो गया, द गंगा हो गया, द ब्रह्मपुत्र हो गया, और भी कुछ सहायक नदी में जैसे हम लोग को देखने को मिल जाएगा। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स। ये जो समतल भाग है पृथ्वी का, ये किससे बना होता है? ये एल्यूवियल सॉइल से बना होता है। द डिपोजिशंस ऑफ एल्यूवियम्स इन वास्ट बेसिन्स लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स formed their fertile plain formed by the plains। लाखों वर्षों से हिमालय की तलहटी में स्थित एक विशाल घाटी में जलोढ़ी का जमाव क्या है? फॉर्म बाय द फर्टाइल प्लेन। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर्स। ये जो पूरा एरिया है वो लगभग 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन्स बींग्स अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये जो पूरा एरिया है नॉर्थर्न प्लेन्स का, ये लगभग 24 किलोमीटर तक लॉन्ग है एंड इसका मतलब ब्रॉड वेट कितना है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन्स। यहाँ पे हमें बहुत सी घनी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, मतलब ज़्यादा पब्लिक पूरे इंडिया स्टेट में सबसे ज़्यादा पब्लिक उत्तर प्रदेश में रहता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश एक प्लेन एरिया है। अब लोग क्यों प्लेन एरिया में रहना चाहते हैं, इसका बहुत रीज़न है। जैसे मतलब वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ पे जैसे मतलब फ्लूड बाढ़ और की कोई आशंका नहीं रहती, और वहाँ का एग्रीकल्चर करने के लिए खेती भी मतलब खेत भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हम लोग और आगे पढ़ते हैं। विथ अ रिच सॉयल कवर कॉम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट्स इट इज़ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर लोग को हम बताएं कि अभी पहले ना कि ये जो है यहाँ पे हम लोग क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं प्लेन एरिया में अच्छे से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। द रिवर कमिंग्स फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिटल वर्क। जो हमारी रिवर्स यहाँ पे आती है वो कहाँ से आती हैं? नॉर्थर्न माउंटेन से आती हैं। जैसे गंगा एक आई है, गंगा कहाँ से आती है? गंगा के पैरेलल में देखेंगे तो हम लोग यमुना हो गई, ये सब कहाँ से आई रहती हैं? ये सब हिमालय से ही निकली रहती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप the velocity of the river decreases with results in the formations of riverine islands। जो कि हम लोग देखे हैं जब हिमालय से कोई भी नदी निकलती हैं तो उनका स्पीड जो है बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हो जाता है? रिवराइन आइसलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द रिवर इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट अप इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। ये जो रिवर होती हैं वो अलग अलग भागों में नॉर्थर्न प्लेन्स में आके स्प्लिट हो जाती है, मतलब डिवाइड्स हो जाती हैं। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। इस चैनल को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब असहायक नदी। द नॉर्थर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर टू एज पंजाब प्लेन्स। हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज, जो कि किससे बना हुआ होता है? इंदस नदी और कुछ सहायक नदी को मिला के ये बना होता है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन द पाकिस्तान। इसका जो एक बड़ा मेजर पोर्शन है वो कहाँ लाई करता है? पाकिस्तान हम लोग स्टेट नहीं है पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मतलब इंडिया के पड़ोसी देश है पाकिस्तान। द इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज, जो इंदस नदी है और कुछ सहायक नदी हैं वो इस प्रकार हैं। उस जैसे मतलब इंदस तो हो गया, लेकिन उसके कुछ सहायक नदी के हम लोग नाम भी जान लेते हैं। आपके बुक में लिखा है जैसे द झेलम हो गया, द चेनाब हो गया, द रवि हो गया, द बीस एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय। जो कि ये सब कहाँ से निकली होती हैं? हिमालय से निकली होती हैं। दिस सेक्शंस ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई डोब्स। ये जो प्लेन होती हैं, ये जो मतलब एरिया होता है वो किससे लाई करता है? डोब्स
डोब्स से। अब डोब मतलब क्या होता है, डोब मतलब क्या होता है, डोब दो वर्ड से बना है, एक डू जिसका मीनिंग है टू एंड ए मतलब होता है वाटर, मतलब दो नदियों को बनाया है संगम को हम लोग डोब कहते हैं। अगर सिमिलरली वैसे हम लोग देखते हैं पंजाब, 5 नदियों के संगम को हम लोग पंजाब कहते हैं। जैसे पंज मतलब 5 हो गया, एब मतलब वाटर हो गया, वैसे ही डोब हो गया। आप लोग समझ गए होंगे डोब होता क्या है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। जो यहाँ पे गंगा प्लेन होती हैं वो कहाँ किस रिवर के बीच में बहती हैं, घाघर एंड तिस्ता रिवर के बीच में बहती हैं। इट इज़ सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडियंस। ये जो है पूरे मतलब स्टेट में कहाँ कहाँ कौन से स्टेट से के बगल से होके गुजरती हैं। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पार्टली झारखंड हो गया एंड वेस्ट बंगाल, मतलब झारखंड के भी कुछ पार्ट हो गए और वेस्ट बंगाल टू द इट्स पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि पार्टिकुलरली हमें देखने को मिलेगा असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन हम लोग को देखने को मिलेगा। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्स ऑफ एज फ्लैट लैंड एंड विथ नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमें नॉर्थर्न प्लेन पे जैसे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फ्लैट लैंड होता है, वहाँ पे कई अलगाव नहीं होते। अलगाव का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग को ऊंचा खाला ये सब नहीं, प्लेन एरिया है। यहाँ पे हम लोग को माउंटेन बहुत कम देखने को मिलता है नॉर्थर्न जैसे एरियाज में। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। दिस वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्सिटी फीचर। इस जो प्लेन एरिया का है उनका जो विशेषताएँ हैं वो बहुत अलग प्रकार की हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। मतलब अलगाव के अलावा ये जो मतलब राहत के फीचर में जो इनका अलगाव किया गया है वो 4 क्षेत्र में किया गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पीबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स। जो नदी होती है आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन मतलब माउंटेन से निकलने के बाद वो नैरो बेल्ट वो कितना मतलब एरिया कवर करती है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर्स इन वेट्स लाइंस पैरेलल टू द स्लोप्स। जो कि स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान टाइप से होता है, उसी के रूप में ये नदी हमें बहती हैं और उसे हम लोग देख सकते हैं। ऑफ द शिवालिक के वाले क्षेत्र में इट इज़ नोन एज भाबर, जिसको हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स जस्ट अपीयर्स इन द भाबर बेल्ट। जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ हमें भाबर बेल्ट में देखने को नहीं मिलती। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, ये सब साउथ की जो बेल्ट होती हैं, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन्स नोन एज तेरई। अब क्या होता है, जो साउथ की बेल्ट होती है वहाँ पे स्ट्रीम्स और रिवर्स मतलब फिर से मिलती हैं और जो कि किसका रूप बना लेती हैं, वेट एक मतलब सूखे स्थान का मतलब एरिया कवर कर लेती हैं। स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन मतलब दलदली क्षेत्र के एरिया बना लेती हैं, उसको हम लोग तेरई के नाम से जानते हैं। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे जो जंगल होता है वो बहुत ही घना जंगल होता है और जहाँ मतलब वो पूरा क्षेत्र जो है वाइल्ड लाइफ से भरा होता है। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, जैसे मतलब टाइगर हो गया, ये सब अनेक अनेक प्रकार के एनिमल्स हो गए, ये सब बर्ड्स हो गए, ये सब वाइल्ड लाइफ में हम लोग के आ जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड सोशल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशंस। ये जो फॉरेस्ट था मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था बहुत पहले, लेकिन जब पाकिस्तान अपना एक अलग कंट्री मांगा भारत देश से तो वहाँ पे जो भी जंगल थे वो सब काट के वहाँ पे पीपल मतलब घर और बना लिए, एग्रीकल्चर करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं पेड़ कटेगा तो हम लोग को लॉस तो होगा ही। अब द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम से। जो है नॉर्थर्न प्लेन्स का जो बहुत बड़ा एरिया है वो किससे बना होता है, वो ओल्डर एलुवियम सॉइल से बना होता है। इट इज़ लाइज एबव द फुट प्लेन, जो कि कहाँ से लाइज करता है, फ्रूट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स प्रेजेंट और टेरिस लाइक फीचर्स, जो कि फ्रूट प्लेन्स रिवर्स के अगल बगल लाई करता है और हम लोग वहाँ पे टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। द सॉयल इन दिस रीजन कॉन्टेन क्लेरियस डिपोजिट्स। और इस क्षेत्र में जो हमारा मिट्टी पाया जाता है उसको हम लोग क्या किया रहता है, वो अपने पास मतलब कंटेंट क्या किया रहता है, कैलरियस डिपोजिट लोकली नोन एज कांकर, उसको हम लोग कांकर के रूप से जानते हैं। द न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ द फुट प्लेन्स आर कॉल्ड खादर्स। और जो नया
सॉइल होता है उसको फुटलैंड के रूप में उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। दे आर रिन्यूएटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वो हर साल मतलब बदलते रहते हैं। मतलब बदलने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे कि एक सॉइल है, नदी बह रही है उसके बगल से, अगर वहाँ पे सॉइल है तो फिर नदी आएंगी तो फिर उस सॉइल को बहा के दूसरी जगह कर देती है, वहाँ पे दूसरा सॉइल छोड़ देती हैं। ऐसे ऐसे वो रिन्यूएड हर साल होता रहता है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर्स। अब यहाँ पे इसके कारण इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलेगा। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, इस एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th चैप्टर 4 में एक एग्रीकल्चर चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। उसी में 3 टाइप के एग्रीकल्चर दिए होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक सब्सिस्टेंस, एक इंटेंसिव। जिसमें से ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर आप लोग को हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन आप लोग उसको डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है ना, जैसे मतलब ज़मीन तो छोटी सी है लेकिन उस पे हाई प्रेशर हो क्रॉप ग्रो करने का। मतलब छोटी से छोटी ज़मीन पे हाई केमिकल्स का यूज करके क्रॉप्स ज़्यादा ज़्यादा पैदा करने को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबललैंड, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू टेबललैंड से हम लोग क्या समझते हैं। टेबललैंड का मतलब होता है कि आप लोग अभी जहाँ बैठ के पढ़ते होंगे, आप शायद आप टेबल पे ही बैठ के पढ़ते होंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो टेबल क्या होता है, पहले नीचे से तो लॉन्ग होता है, ऊपर से इसका सरफेस जो है प्लेन हो जाता है। वैसे ही हमारा ये जो प्लेट्यू है वो भी ऐसे ही होता है। मतलब नीचे से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को एकदम स्ट्रेट दिखाएगा, मतलब लॉन्ग दिखाएगा, ऊपर से ये प्लेन हो जाता है, उसी को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। जो कि किससे बना होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइंस, क्रिस्टल से बना होता है, और भी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से भी बनता है। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग्स एंड ड्रिफ्टिंग ऑन गोंडवाना लैंड्स। गोंडवाना लैंड्स के टूटने के बाद भी इसका गठन होता है। एंड मेकिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमार्क, और जो कि इसके कुछ हिस्से हैं जो कि ओल्डेस्ट लैंडमास से बनते हैं, मतलब पुराने लैंडमास से बनते हैं। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। ये जो प्लेट्यू होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, मतलब बहुत ही डिस्टेंस में होता है, एंड सैलो वैली, वहाँ जहाँ पे हमें बहुत सारी घाटियाँ देखने को मिल जाएंगी। दिस प्लेट्यू कॉन्सिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। ये जो प्लेट्यू होता है उसमें हम लोग 2 बड़े बड़े डिवीज़न देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डिक्कन प्लेट्यू। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ये सब होते क्या हैं। द पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑन द नॉर्थ नर्मदा रिवर्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया होता है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में, मतलब नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया मालवा प्लेट्यू का कवर किया होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। अब इसको आप लोग को कैसे समझ में आएगा कि ये कहाँ है, आप लोग हमें पता है कि आप लोग बहुत कन्फ्यूज होंगे कि जैसा क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही बात नहीं है, आप जब लोग मैप को देखेंगे, मैप को देखिए, वहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में मैप एक दिया है, हम आप लोग को पहले ही बताए थे, पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो वहाँ पे दिया है मैप, उसमें आप लोग समझ पाएंगे कि ये इसमें मतलब कहाँ सेंट्रल हाईलैंड्स होता है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। आइए हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। द विंध्यान रेंज is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli hills of north west। जो विंध्या रेंज होती है वो किससे बनी होती है, सतपुरा रेंज से, जो कि साउथ में है, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट, और जो अरावली कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। आप लोग मैप को देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। द फर्दर्स वेस्टवार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि बाद में किससे बनता है, जो कि दोनों जाके मिलते कहाँ हैं, विथ द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान, जो कि बालूही और रॉकी मतलब छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो सब डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान में हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ जो प्लेट्यू का मेन प्लेट्यू तो कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा, एक हम लोग को देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र के मेजर क्षेत्र एरिया में, वहाँ एक हम लोग को देखने को मिलेगा, और एक मिलेगा हम लोग को राजस्थान में भी प्लेट्यू देखने को मिलेगा। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग्स इन दिस रीजन्स, यहाँ पे जो रिवर बहती हैं वो इसी एरिया से होके बहती हैं। नेमली उन रिवर का नाम क्या है, द चंबल हो गया, द सिंध हो गया, द बेटवा एंड द केन, इच फॉर्म साउथ वेस्ट और टू द नॉर्थ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक बहती रहती हैं। दिस दैट इंडिकेटिंग द स्लोप, जो कि स्लोप को दर्शाती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स होता है वो मतलब बहुत ही वाइडर होता है
पश्चिम में, बट द नैरोअर इन द ईस्ट, और जो कि ईस्ट में बहुत ही नैरो होता है, मतलब नैरो मतलब उतना ब्रॉड नहीं, हल्का फुल्का। द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, जो कि ईस्ट वार्ड में जो हमारा प्लेट्यू होता है उसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक नाम है उसका बुंदेलखंड और दूसरा नाम है भंगेलखंड। ओके, अब तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ड्रेनेड बाय दामोदर वैलीज। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ पड़ता है, ईस्टवार्ड में, और जो कि किस रिवर के साथ, मतलब वहाँ से कौन सी रिवर बहती है, दामोदर रिवर के नाम से एक रिवर वहाँ पे बहती है। द डिक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास, और जो डिक्कन प्लेट्यू होता है, अभी हम आप लोग को बताएं कि डिक्कन प्लेट्यू होता कहाँ है। डिक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में होता है। डिक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास एंड दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। डिक्कन प्लेट्यू जो है साउथ ऑफ रिवर नर्मदा के पास में लाई करता है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ, जो सतपुरा रेंज है वो ब्रॉड बेस इन नॉर्थ, वो नॉर्थ में इसका ब्रॉड मतलब बहुत ही लंबा ब्रॉड है, ब्रॉड बेस इसका नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिलेगा। वाइल द महादेव, जबकि महादेव द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस, ये हम लोग कहाँ देखने को मिला, ईस्टर्न एक्सटेंशन में। अब ये सब है क्या, द महादेव, द कैमार हिल्स एंड द मंकरी रेंज, ये जो है कुछ प्लेट्यू के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि हमें अलग अलग डायरेक्शंस में मिलेंगे, मतलब अलग अलग स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। अब लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आप लोग को क्या करना है कि ये जो हिल्स हैं और रेंजेस हैं ये आप लोग को फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट करना है। अब फिजिकल मैप ऑफ इंडिया और हम आपको पहले बताए थे फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में बहुत डिफरेंस होता है। फिजिकल का मतलब होता है कि जो जियोग्राफी से जुड़ा होता है, आप लोग की बुक में दिया है, पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो आप लोग वहाँ पर फिजिकल मैप भी दिया हुआ है, उसको आप लोग हेल्प लेके यहाँ लोकेट कर सकते हैं। द डिक्कन प्लेट्यू इज हाइएस्ट इन द वेस्ट, ये जो डिक्कन प्लेट्यू होता है वो वेस्ट में बहुत ही ऊंचाई पे होता है। एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, जो कि ऊंचाई में तो वेस्ट में रहता है लेकिन उसका जो ढलाव होता है वो ईस्ट के साइड ज़्यादा होता है। एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि इसका हम लोग को मेजर एक्सटेंशन मतलब अलगाव कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। लोकली नोन एज मेघालय, जिसको हम लोग मेघालय के नाम से जानते हैं, करबी एंड लॉन्ग प्लेट्यू एंड नॉर्थन स्केचर हिल के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाई फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि किससे अलग हुआ रहता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग किया गया रहता है। दिस प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जेंटिया हिल्स, जो कि कुछ प्रमुख हिली रेंजेस हैं फ्रॉम द वेस्ट, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वो इस प्रकार हैं, द गारो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स होता कहाँ है इंडिया में। अब वेस्टर्न घाट हम लोग जैसे हम मैप में देखेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट हमारे वेस्ट एरिया में होता है मैप में, और ईस्टर्न घाट ईस्ट एरिया में, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। बट ये कौन कौन स्टेट से होकर मतलब लगा होता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में हम लोग देखेंगे क्या आएगा, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सब वेस्टर्न घाट्स जो होती है हमारे कंटिन्यूअस, मतलब इसमें हम लोग ये डिवीज़न नहीं देखने को मिलेगा, हम लोग को ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और जो कि ईस्टर्न घाट्स में हम लोग को हल्का फुल्का डिवीजन्स देखने को मिलता है। मतलब डिवीज़न का मतलब क्या है कि वेस्टर्न घाट्स लगातार, मतलब वहाँ पे कट पिट नहीं है, मतलब ये हुआ कि एक जगह हल्का हिमालय है, मतलब एक जगह हल्का फुल्का माउंटेन्स है, उसके बाद नहीं होगा। और जो कि हम लोग ईस्टर्न घाट्स में देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा डिफ्रेंसेस देखने को मिलेगा। वहाँ पर वेरिएशन क्या होती है कि जो प्लेट्यू एक जगह है, हल्का जाएंगे और आगे तो वहाँ पे नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पे फ्लूड मतलब बाढ़ आने की ज़्यादा आशंका होती है। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मैक द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डिक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो डिक्कन प्लेट्यू के मतलब एज मतलब किनारे को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट्स कहाँ लाई करता है, पैरेलल वेस्टर्न कोस्ट के जस्ट पैरेलल में लाई करता है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस वाली, जो कि लगातार आप लोग को बताया हम कि ये दो जो होता है दे आर कंटिन्यूअस दैट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस वाली, ये लगातार एक दूसरे को क्रॉस करता रहता है। अब आपको लोकेट करना है द थल, भोर,
एंड द पर्ल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में आप लोग को ये लोकेट करना है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या होता है, ईस्टर्न घाट के मामले में थोड़ा ऊंचा होता है। द एवरेज एलिवेशंस इज 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। जो इसकी एवरेज हाइट होती है कितनी होती है, 900 से लेकर 1600 मीटर तक होता है। और जो कि ईस्टर्न घाट्स की हम लोग हाइट देखेंगे तो 600 मीटर होता है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स होता है वो स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, महानदी वैली में जो होता है एकदम स्ट्रेच होता है। और नीलगिरीज इन द साउथ, नीलगिरीज से लेके साउथ तक में। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस। अब जब कि आप लोग को हम बताए थे कि ईस्टर्न घाट्स जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब वो लगातार नहीं होता है। एंड इरेगुलर आर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल्स, जिसके कारण हम आप लोग को पता है कि बे ऑफ बंगाल्स जो हमारा सी है वहाँ से यहाँ पे फ्लूड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। द वेस्टर्न घाट्स काजेस ओरियोग्राफिक्स रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग्स मोस्ट विंड्स टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट्स। अब जो कि वेस्टर्न घाट जो हमारा कंटिन्यू होता है तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे वर्षा की ज़्यादा आशंका बन जाती है। वहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे प्लेट्यू हो गया, हिल्स हम लोग को हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। जैसे केरला हो गया, कर्नाटका होगा, यहाँ पे हम लोग को अधिक से अधिक स्लोप की वजह से बारिश होने को देखने को मिलेगी। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट्स को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं, मतलब लोकल नाम, वहाँ के क्षेत्रीय नाम भी लोग रख देते हैं। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिव इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट होती है वो मतलब बढ़ती रहती हैं नॉर्थ से लेके ईस्ट साउथ तक में। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुदी, जहाँ पे हम लोग को मतलब वेस्टर्न घाट्स के ये कुछ पार्ट हैं, जैसे अनाईमुदी हो गया, डोटा बेटा हो गया, महेंद्रगिरी हो गया। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। ये सब कहाँ हैं, ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक है, मतलब ऊंचाई वाले पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग को ईस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। अनाईमुदी की हाइट कितनी है, नियर अबाउट 2695 मीटर्स है। वहीं पे दोदा बेटा का हम लोग देखेंगे हाइट 2637 मीटर हम लोग को देखने को मिलेगा। और जो कि महेंद्रगिरी की हम लोग देखेंगे तो 1501 मीटर हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, अब सेवोरी हिल्स एंड द जावदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। जो हमें सेवेरी हिल्स और जावदी हिल्स ये हम लोग कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, ये हिल्स मतलब बहुत ही ऊंचे, मतलब एक लाइक अ माउंटेन तो नहीं कह सकते, प्लेट्यू, हाँ प्लेट्यू के रूप में हमें देखने को मिलेगा। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उदगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ओटी एंड कदईकनल। ये आप लोग को लोकेट करना है फिजिकल मैप में। ओके, one of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soils area known as Deccan Trap। सबसे जो प्रमुख फीचर होता है पेनिनसुलर प्लेटो को वो क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल अधिक से अधिक पाई जाती हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि तभी हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जो कि डिक्कन प्लेटो वहाँ पर लाई करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ही ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अगर ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि अगर पेनिनसुलर प्लेटो की बात हो रही है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक सॉइल जरूर आएगा। ओके, दिस इज वेल्कोनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। मतलब अब हम लोग बताएं यहाँ पे कुछ इग्नियस रॉक पाए जाते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। आप लोग को हम बताते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, उसमें जो लावा निकलता है वो मैग्मा होता है। अब जब मैग्मा ठंडा होता है बहुत दिन बाद तो क्या होता है, मैग्मा ठंडा होने के बाद किस रूप में चेंज हो जाता है, इग्नियस रॉक के रूप में चेंज जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिन्यूटेड ओवर द टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल्स। मतलब कुछ समय के बाद ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये रॉक क्या होता है, मतलब अपने से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है कई पार्ट में, उससे क्या बन जाता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो कि अरावली हिल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें देखने को मिलेगा। दिस आर हाईली इरोडेड हिल्स, जो कि बहुत ही ऊंचाई पे हैं। एंड आर फाउंड ऑफ ब्रोकन हिल्स, जो कि हम लोग इसको ब्रोकन हिल्स के में भी देखने को मिलेगा। दे आर एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ डायरेक्शंस। जो कि हम लोग को गुजरात और दिल्ली के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे द इंडियन डिजर्ट्स। द इंडियन डिजर्ट्स
लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। हमारा जो इंडियन डिजर्ट्स है वो कहाँ लाई करता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स में लाई करता है। जैसा कि आप लोग इंडियन डिजर्ट के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत से बच्चे इसको जानने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। इंडियन डिजर्ट होता क्या है, राजस्थान में, ये राजस्थान में रहता है, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तब भी हमारा भारत के बहुत ही मतलब कम पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। सो आइए उसको आगे पढ़ेंगे तो हम लोग और जानेंगे इसके बारे में। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड्स विथ सैंड ड्यून्स। ये जहाँ पे होता है कि ये बालू वाले समतल एरिया हम लोग देखने को मिलेगा, जो कि पूरा किससे ढका होता है, सैंड ड्यून्स, बालू के ढेरों से ढका होता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल्स बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर्स। ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम वर्षा रिसीव करता है, मतलब ये समझ लीजिए कि 155 मिलीमीटर जो होता है उससे भी कम पूरे साल भर में। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशंस। यहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति भी जो है क्या होती हैं, बहुत ही कम हम लोग को देखने में को मिलेंगी। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे धाराएं जो होती हैं थोड़ा बहुत, वो हम लोग को कब देखने को मिलेगी, वर्षा के सीजन में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सून आफ्टर दे डिसअपीयर्स इनटू द सैंड्स एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। मतलब अभी क्या होता है कि यहाँ पे वर्षा के मौसम में धाराओं तो देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं बालू जो होता है बहुत पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब वहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। जब वर्षा कम होगी और जैसे ही बारिश पड़ती है, वो जो सैंड्स क्या होते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के कारण उनका जो वो होता है, एब्जॉर्ब करने के कारण वो जो धाराएं होती हैं वो रिवर तक नहीं पहुंच पाती, मतलब। और वैसे भी हम लोग जानते हैं इस क्षेत्र में केवल एक ही लार्जर रिवर है, जिसका नाम है लूनी। लूनी नाम से एक वन लार्जर रिवर इन दिस एरिया। द ब्रांचेस क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर अ लार्ज एरियाज, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अब ब्रांचेस मतलब होता क्या है, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, जैसे आप लोग देखेंगे कि एक कोन शेप में आप लोग देखेंगे कि लैंड्स, मतलब वहाँ पे देखेंगे लैंड्स वो नहीं होता है, वो क्या होता है कि जो बालू होता है उसी से एक माउंटेन टाइप का बन जाता है राजस्थान में, जो कि हवा के कारण बदलता रहता है। जैसे अगर आज यहाँ पे है एक जगह है, अगर हवा चला तो वो वहीं पे दूसरी जगह हो जाएगा, जिसके कारण अगर आप लोग जैसे मान लीजिए कोई आपने बाइक खड़ी कर दी, चलो चलो भाई कोई बात नहीं है, पे खड़ा कर देते हैं, कल तो जाना ही है, लेकिन आप अगर वहाँ पे हवा चल गया तो क्या होगा कि जो सैंड ड्यून्स के ब्रांचेस होंगे वो वहाँ पे उस पर लाई कर जाएंगे, और आप लोग को क्या होगा ना, उसको ढूंढने में बहुत ही परेशानी होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि लगता है कोई चोरी कर लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो ब्रांचेस कारण होता है। सो अब हम लोग जानेंगे ब्रांचेस क्या होता है। अब आप लोग को परेशानी तो नहीं होगी, आगे आइए पढ़ते हैं। जो ब्रांचेस होता है ना, ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, मतलब जो हमारा पाकिस्तान देश है वो ब्रांचेस जो है पाकिस्तान देश के बॉर्डर का काम करता है, मतलब बॉर्डर पे। अगर आप कभी इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ ब्रांचेस। अगर आप कभी किसी मौके से वहाँ जैसलमेर घूमने जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर आप लोग ब्रांचेस को देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन। द तटीय मैदान। तटीय मैदान से क्या अर्थ है, मतलब जो हमारे समुद्र के तट पे है, मतलब हम लोग देखेंगे तो समुद्र से एकदम टच में है। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप लोग मैप में देखेंगे तो नीचे नीचे वाला पार्ट जो हमारा कंट्री के होता है, जो कौन शेप्ड में समुद्र के अंदर गया रहता है, वही सब हमारे पार्ट्स क्या हैं, कोस्टल प्लेन। वही हम लोग आपको इसके बारे में पहले ही बता चुके, जो आप ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पढ़े थे, वही वाला एरिया हमारा क्या है, कोस्टल प्लेन है। अब आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई स्ट्रेच अ नैरो कोस्टल strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। The peninsular plateau, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, रनिंग डाउन द अरेबियन सी, मतलब होता तो है लेकिन अरेबियन सी से टच में रहता है, जो कि अरेबियन सी कहाँ पड़ता है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, वहाँ से ये हमारा जो है कोस्टल प्लेन टच में रहता है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, इट इज़ अ नैरो प्लेन। हमारे जो वेस्टर्न किनारे होते हैं वो सैंडविच के फॉर्म में हमें वेस्टर्न घाट्स के, मतलब अरेबियन सी के जस्ट किनारे हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि नैरो प्लेन होते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, जो कि अपने पास 3 सेक्शंस में डिवीजन करते हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकान्स, जो हमारे नॉर्थन पार्ट
होते हैं इस किनारे के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोंकाण, जो कि कोंकाण कहाँ पड़ता है, मुंबई और गोवा के बीच में पड़ता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, और जो सेंट्रल स्ट्रेच के बीच में पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्नड़ प्लेन। वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार कोस्ट, और साउथर्न स्ट्रेच को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, जो हमारा ये तटी मतलब समतल प्लेन है वो बे ऑफ बंगाल में हम लोग को बहुत ही मतलब वाइड देखने को मिलेंगी, और लेवल मतलब ज़्यादा ऊपर खाबर नहीं रहेगा, एक लेवल में देखने को मिलेगा। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रेफर टू एज नॉर्थन किरिकर, अब इसको हम लोग नॉर्थन पार्ट में किस नाम से जानते हैं, नॉर्थन किरिकर के नाम से जानते हैं। वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज करमोडिकल कोस्ट, और जो कि इसको हम लोग साउथर्न पार्ट में करोमंडल कोस्ट में जानते हैं। लार्ज रिवर्स सच एस महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, जो कि यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी नदी होती हैं, क्या होता है, जैसे द रिवर सच एस महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, यहाँ पे अनेक प्रकार का डेल्टा इस मतलब तटीय क्षेत्र पे फॉर्म करती हैं। अब डेल्टा होता क्या है, बहुत से बच्चे आई होप सो नहीं जानते होंगे कि डेल्टा क्या होता है। अब डेल्टा क्या होता है आप लोग को आज हम बता ही दे रहे हैं। मतलब कोई नदी है, मान लीजिए आप इमेजिन करिए कोई नदी बह रही है, अब वो नदी एक समय के बाद कई ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं, कई सारे उसके ब्रांचेस निकल जाते हैं। जैसे मतलब हम लोग क्या ऐसे समझते हैं, जो गंगा रिवर होती हैं वो हमारी डायरेक्ट हिमालय से निकलती हैं। अब हिमालय से वो निकलने के बाद क्या होती हैं, जब हमारे ये उत्तर प्रदेश ये सब स्टेट में आती हैं तो क्या होती हैं, यहाँ पे वो कई सारे ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी के रूप में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस के रूप में। यही जो ब्रांचेस रूप में डिवाइड होती हैं इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट डेल्टा आप लोग जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड्स। सो ओके, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डेल्टा के बारे में आप लोग जान ही हो गए होंगे। लैक चिलिका इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। चिलिका लैक एक लैक के नाम से है, जो कि इसकी विशेषता में बहुत ही ज़रूरी है। वो कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्ट में, मतलब ईस्टर्न वाले किनारे में हम लोग को देखने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में द आइसलैंड्स। ओके, आइसलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे द आइसलैंड्स। आइसलैंड्स क्या होता है, द्वीप समूह। मतलब भारत के, अगर बहुत से बच्चे आइसलैंड्स के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि भारत केवल इंडिया का मैप देखते हैं तो उन्हें लगता है केवल भारत यही इंडिया तक जितना मैप है उतना ही तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के कुछ प्रमुख दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, आइसलैंड्स हैं। आइसलैंड्स ये कहाँ पाए जाते हैं, आप जैसे देखेंगे अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें आप क्या देखने को मिलेगा, आपके मैप में वेस्ट साइड में समुद्र के साइड में देखेंगे तो आपको एक लक्षद्वीप आइसलैंड देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप किस समुद्र के पास लाई करता है, अरेबियन सी। ओके, और वहीं पे अगर हम देख लेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, ये कहाँ लाई करता है, ये हमारा लाई करेगा ईस्ट में, और जो कि बे ऑफ बंगाल के पास से लाई करता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पूरे भारत में वोल्केनोस नहीं है, जो कि हमें अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में एक छोटा सा वोल्केनोस देखने को मिलेगा, जो कि हमें उतना हार्मफुल नहीं पहुंचाता, क्योंकि इंडिया से वो हल्का फुल्का बहुत दूर भी है, और वैसे भी वो बहुत ही छोटा मोटा वोल्केनोस है। और जो कि हमें अगर और कंट्री में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे जैसे जापान वापान वगैरह में देखेंगे हम लोग को बहुत ही भयंकर भयंकर हम लोग को वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। सो आइए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर एक बार मैप में देख लीजिएगा कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कहाँ लाई करता है, और साथ में लक्षद्वीप भी। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया इज अ वास्ट लैंडर्स, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि भारत एक बहुत बड़ा ज़मीन है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स, इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में दो बहुत ही बड़े द्वीप समूह हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप, क्या आप इसको आइसलैंड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि वो भारत के कौन कौन से दो आइसलैंड्स हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड्स ग्रुप लाइन्स क्लोज टू द मालबार कोस्ट ऑफ केरला। अब लक्षद्वीप आइसलैंड्स को आप लोग कहाँ लोकेट करेंगे, ये जो लक्षद्वीप आइसलैंड्स है हम लोग को ये केरला के पास में देखने को मिलेगा। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोलर आइसलैंड्स, ये जो आइसलैंड्स होता है वो किससे बना होता है, कोलर आइसलैंड्स। अब आप लोग बहुत ही आई होप सो जानते तो होंगे, लेकिन क्या आई होप सो जानते होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन हम बता देते हैं कोरल आइसलैंड्स होता क्या, व्हाट इज़ द कोलर। अब इसको हम लोग जैसे हम जानते हैं कि ये किससे बना होता है, स्मॉल कोरल आइसलैंड्स। अब कोरल मतलब होता क्या है, कोरल एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मैरीन वाटर में रहता है,
और ये मेरीन टाइप का एनिमल्स है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट किया रहता है। दैट मेड द लैंड वेरी टफ, जो कि हमारे ज़मीन को काफ़ी मजबूत और टफ बनाने में मदद करता है। अब ये कैसे टफ बनाता है, जैसे मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट किया होता है आफ्टर डेथ, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है ना, ये जो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वहीं पे रह जाता है और कुछ समय बाद क्या होता है, ये लैंड को बहुत ही टफ बना देता है। अर्लियर दे वर नोन एज लैकेड्यू, मिनेक्यू एंड एमेंड्यू, जो कि बाद में हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लैकेंड्यू और नेम्ड एज मिनेक्यू एंड एमेंड्यू के नाम से। इन 1973 मतलब 1973 में दिस वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, इसको हम लोग लक्षद्वीप का नाम दे दिए। इट कवर स्मॉल एरिया, ये जो इसके मतलब ये जो पूरा एरिया कवर करता है लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया कवर किया हुआ रहता है। कवरत्ती इस आइलैंड्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, इसमें एक और आइलैंड्स पाया जाता है जो कि बहुत ही हेडक्वार्टर टाइप का होता है लक्षद्वीप का, कवरत्ती आइलैंड। यहाँ पे कोई रहता नहीं। आप सब में से बहुत से बच्चे होंगे पूछते होंगे कि सर यहाँ पे रहता कौन है, यहाँ पे कोई रहता नहीं बेटा। यहाँ पे जैसे मतलब क्या होता है ना कि इंडियंस चाहते हैं कि वो रिसर्च के लिए वहाँ पे जैसे मतलब बहुत ही घना जंगल है। आप लोग कभी जाएंगे तो नहीं, लेकिन देख सकते हैं वहाँ पे बहुत ही घना जंगल और कई प्रकार के में वाइल्ड लाइफ वहाँ पे देखने को मिलेंगे। द आइसलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पे अभी आप लोग को यहाँ बताया गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे। द पीटी आइसलैंड्स विच इज़ अनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे एक पीटी आइलैंड्स के नाम से होता है जो कि बर्ड सेंचुरी वहाँ पे रहती हैं। नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south। अब आप लोग देखेंगे कि एक चैनल्स आइसलैंड का एक चैनल देखेंगे अब बे ऑफ बंगाल में, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक में विख्यात है। दिस आर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जिसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स के नाम से जानते हैं। दे आर बिगर इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं लक्षद्वीप के अकॉर्डिंग्स, एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, जो कि एक दो नहीं दो तीन मतलब पार्ट्स में डिवाइड्स हैं और फैले हुए हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि जो बड़े बड़े आइसलैंड्स ग्रुप होते हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए होते हैं। जैसे द अंडमान इन द नॉर्थ, जो अंडमान हो गया वो नॉर्थ में, एंड निकोबार इन द साउथ, जो निकोबार हो गया वो साउथ में। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन वाटर्स, आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि दो आइलैंड्स होता है वो सबमरीन माउंटेन्स के रूप में डिवाइड किया हुआ है, और जो कि हमारे किस बे ऑफ बंगाल के आसपास पड़ता है। दिस आइसलैंड ग्रुप्स आर द ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रीज, ये जो आइसलैंड ग्रुप हमारे दोनों हैं ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस मतलब कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे समझते होंगे कि इनका क्या सर ये क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी ये दो आइसलैंड ग्रुप हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और भी मतलब हमारे काफ़ी जानवर इस पे रहते हैं। दिस इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फौना, यहाँ पे हमें वही हम लोग को पता है कि यहाँ पे बहुत सी फ्लोरा एंड फौना की मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। दिस आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स एंड हैज़ अ थिक फॉरेस्ट कवर्स। अब इस एरिया हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि इक्वेटर, अब इक्वेटर आप लोग को ग्लोब में देखने को मिलेगा, ये जो है इक्वेटर के पास में लाई करता है और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4 महीने ठंडी 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात होंगी, वहाँ पे इक्वल क्लाइमेट मतलब ऐसा मतलब वहाँ पे अगर एक ही सीज़न है तो एक ही सीज़न रहेगा, ये नहीं है कि वहाँ पे क्लाइमेट बहुत बार बार चेंज होंगे, वहाँ पे एक ही सीज़न रहता है। एंड हैज़ अ थिक फॉरेस्ट कवर्स, और वहाँ पे बहुत ही घना जंगल होता है। जंगल वहाँ पब्लिक तो रहता है ना, इसलिए वहाँ पे बहुत ही घना जंगल होते हैं। ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन्स, एक जो डिटेल अकाउंट्स होता है मतलब अलग अलग भौतिक ग्राफिक के हाईलाइट का अगर हम लोग देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलेगा। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर्स एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि हमारे कंट्री को प्राकृतिक स्रोत से बहुत ही अमीर बनाता है। कैसे बनाता है, यहाँ पे हम लोग वही बताया ना आप लोग को, यहाँ पे रिसोर्स मतलब साइंटिस्ट लोग हमारे सर्च करने जाते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें बहुत मिलती हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर्स एंड फॉरेस्ट वेल्थ, जबकि हम लोग जानते हैं जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट, मतलब जंगल के
बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं और पानी देने के। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है, जिसमें मतलब हम लोग का उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हल्का फुल्का देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया, हमारा हम लोग का उत्तर प्रदेश में तो जगह ही नहीं है, तो कैसा ग्रेनरीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेनरीज देखने को मिलेगा। दे प्रोवाइडेड द बेस ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन, जो कि हमारी नई सभ्यता को एक बेस के रूप में प्रोवाइड करता है। द प्लेट्यू इज स्टोर हाउस। अब प्लेट्यू को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर हाउस के रूप से जानते हैं। ओके, ये प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, मतलब वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल देखने को मिलेंगे। मतलब प्लेट्यूज में आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पेट्रोल्स मतलब जनरेट होते हैं, वो महाराष्ट्र से होते हैं, इसलिए हम लोग प्लेट्यू को मिनरल्स स्टोर हाउस भी कहते हैं। विच हैज़ अ प्लेड अ क्रोनिकल रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो कि कंपनी में जितने भी इंडस्ट्रियल है उनको बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करता है। द कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड्स ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं और दो आइसलैंड्स ग्रुप हैं, ये हमें क्या देते हैं, ये हमारे खाने के लिए जैसे मतलब फिश देते हैं, मछली देते हैं, और भी कुछ हमें एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। दस डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड्स हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स। इस तरीके से मतलब भारत के भौतिक विशेषताएँ इस प्रकार फैली हुई हैं, जो कि हमारे आने वाले भविष्य में हमें विकास के रूप में अग्रसर करेंगी, मतलब आगे से एक अहम पोजीशन पर पहुंचाएंगी, जो कि आज हम लोग अपने आप में अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं। अब आप लोग को पता ही होगा ज्योग्राफी फील किया जाता है, फील करिए और बताइए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक्स एंड शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं इस सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर थे। सो तब तक के लिए